Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। बहुत लेट है हम लोग, मतलब अभी ऑलमोस्ट पौने 11:33 हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, आज थोड़ा सा इमरजेंसी हो गई है। पूरा जो स्मार्ट बोर्ड है, पूरा सेटअप है, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, जो कि 3-4 महीने पहले हो जाना चाहिए था, बट जो हमारे मिश्रा जी हैं वो थोड़े बिजी रहते हैं काम में। तो आज ही ये बोर्ड आया, फिर दूसरा ये इम्पोर्ट किए जाते हैं बोर्ड्स, तो टाइम लग जाता है आने में कई बार। तो कई घंटे हो गए, मतलब इवन मैंने अभी डिनर भी नहीं किया है, मैं इसी में बिजी हूँ पूरे टाइम से। अभी सेटअप हो गया, पहले से आपको क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर भी नजर आ रही होगी और भी बेहतर फ्यूचर में हो जाएगी। ये भी ज़रूरी है कि मतलब पहले तो बड़ी मुश्किल से एक स्मार्ट बोर्ड लिया गया था, अभी तो अपडेट कर सकते हैं, तो करना चाहिए, है ना। चलो आ जाओ। अगर हम बात करें तो जो CDP का 1 शॉट है वो हम करेंगे कल या परसों में, क्योंकि कल ही कर लेंगे बेसिकली, ताकि आपका रिवीजन पूरा हो जाए। अगर आप मैराथन देख लेंगे तो हो जाएगा। ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अभी बड़ा मुश्किल है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को निकालना, इसलिए कुछ ही क्वेश्चन निकले हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस निकले हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से हैं, जितना हो सकता है। अब एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता कि 100% आया था कि नहीं आया था, वो बाद में पता चल जाएगा जब पेपर निकल के आएगा सामने। लेकिन ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, जिसमें से कुछ के तो ऑप्शंस भी नहीं पता हमें, कुछ को ट्रांसलेट कराया गया है। ठीक, चलिए फिर कुछ 20 क्वेश्चंस करते हैं। ये टॉपिक्स आपके सेम रहेंगे, जो सिलेबस है उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज है, जो आपको इस वीडियो में इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से समझते हैं, देखते हैं एक बार। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, अब तो पेपर का टाइम है, तो पेपर पे फोकस कीजिए। ये क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, लेट्स लर्न स्क्वाड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पढ़िएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को। ये मेनली हिंदी में ही मिल पाए हैं क्वेश्चंस, जिनको ट्रांसलेट कराया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण और अधिगम से संबंधित नहीं है? नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, अगर हम बात करें तो अनुभव पे आधारित होती है, बात हमें पता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो बात करते हैं, जॉन डुई, जिसमें सब मिलकर के सीखेंगे, या फिर बच्चे को एक्टिव रखा जाएगा। बच्चा क्या है, क्यूरियस है, क्रिएटिव है और लर्निंग एबिलिटी रखता है। ये 3 चीजें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फॉलो करती है। बच्चा बाय नेचर क्यूरियस होता है, सीखने की क्षमता रखता है, क्रिएटिव होता है और लर्निंग एबिलिटी के साथ पैदा होता है, मतलब सीखने की क्षमता उसमें है। ठीक, इस बात को हम मान के चलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन 3 चीजों को मान के चलती है। बाकी आपने अगर ये मैराथन ली है तो पता होगा। तो आंसर क्या है? समग्र विकास पर जोर, एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, क्या बुरी बात है इसमें। ठीक, अगर हम बात करें स्वयं शिक्षा पर जोर, हाँ यहाँ पे सेल्फ लर्निंग भी होगी। लेकिन डी ऑप्शन जो है, कक्षा कक्ष अधिगम पर जोर, यानी सिर्फ एम्फेसिस ऑन क्लासरूम लर्निंग, जो क्लास में सिखाया जा रहा है सिर्फ टोटली उसी पर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार पोल भी दे देती हूँ ताकि आपका मुझे आइडिया लग जाए कि आप क्या आंसर कर रहे हैं। ठीक, फटाफट से आंसर कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ये कोशिश की गई है एज इट इज क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस कराने थे तो वो तो मैं प्रीवियस ईयर के कितने भी करा सकते हैं आपको, या कहीं से भी टेढ़े मेढ़े टॉपिक से करा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, बट वो एज इट इज नहीं, उनके ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज है, वो होते ही है सीटेड में। कल का पेपर होगा तो एक बार करियर विल पे या मेल आईडी पे बता दीजिएगा, जो भी आपको मदद करनी हो अपने आगे आने वाले लोगों की। देखिए, कक्षा कक्ष अधिगम पर जोर, यानी एम्फेसिस ऑन क्लासरूम लर्निंग शुड नॉट बी द एम। ठीक, एक्टिव होना है बच्चे को, सबसे ज्यादा एक्टिव, वो एक्सपीरियंस से सीखने की बात होती है यहाँ। ठीक, एक्टिविटी करके सीखने की बात होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। अब थोड़ा सा भाषा को चेंज कर दिया, नहीं तो बात तो कुल मिला के वही कही जा रही है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका मानव व्यक्तित्व कह लीजिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, या खाली डेवलपमेंट लिखा होता तब भी बात यही थी। ठीक है, बात अगर हम बात करें तो पोल में आंसर कर सकते हो आप। चलो क्वेश्चंस करते हैं, पोल वोल छोड़ते हैं, टाइम कम है, आपको सोना भी होगा। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ पालन पोषण और शिक्षा। भाई पालन पोषण और शिक्षा किस में आ जाते हैं? नर्चर में ही आ जाते हैं, पोषण में ही आ जाते हैं, एनवायरमेंट में ही आ जाते हैं, अलग थोड़े ही है। ठीक, हेरिडिटी और एनवायरमेंट है इक्वेशन, जो वुडवर्थ ने कहा है कि विकास परिणाम है किसका? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी गुणनफल है किसका? आनुवंशिकता और वातावरण, जिसमें दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, हाँ इंटरेक्शन बिटवीन बोथ, ये बात हम कह सकते हैं। केवल वातावरण नहीं कह सकते, केवल आनुवंशिकता नहीं कह सकते, तो इंटरेक्शन। ये तो क्वेश्चन हर बार रिपीट होता ही है ना, इसमें कोई इसको बदल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। सोशलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन मीन्स, भाई एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें सामाजिकरण, जो कि एक अपने आप में टॉपिक है, 1 से 2 नंबर में मिनिमम पूछा जाता है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, समाजीकरण की, तो आंसर कौन सा सही होगा? 3 ऑप्शंस में से, 3 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा? तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग योर सोशल नॉर्म्स, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। समाजीकरण है जो नॉर्म्स चले आ रहे हैं, जो वैल्यूज हैं, जो काम की चीजें हैं, उनको एक्वायर करना, अडेप्ट करना, ये सारी चीजें। मानदंड, समाज में बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये थोड़ा ही है। सामाजिक वातावरण में, और बात हो रही है किसकी? एजुकेशन के संदर्भ में। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सदैव नहीं होता कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तब भी आप अनुपालन किए जा रहे हैं सोशलाइजेशन के नाम पे, ठीक, नहीं तो ये सती प्रथा से लेके इस तरह की चीजें खत्म ही नहीं होती, ठीक है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, ठीक, अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट टू द सोशल एनवायरनमेंट इज नोन एज सोशलाइजेशन। जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें आप समन्वय कर रहे हैं, तो बाकी ऑप्शन से बेहतर है, इसीलिए सी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अध्यापक अधिगम के द्वारा मूल्यांकन विधि का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? अधिगम के द्वारा यानी लर्निंग के द्वारा। हाउ कैन टीचर्स यूज असेसमेंट मेथड थ्रू लर्निंग? सीखने में हम कैसे आकलन का इस्तेमाल कर सकते हैं? कुल मिला के बात ये कही गई होगी, थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर हुई होगी, ठीक। तो इसके ऑप्शंस हमें सारे तो पता नहीं है, बट हमारे पास एक ऑप्शन है शिक्षार्थी की गलतियों और उनका विद्यालय में ही निवारण। हाँ, बच्चे के एरर्स को हम समझ पाए और उनको डायग्नोज करके क्या कर पाए? रेमेडी दे पाए, डायग्नोज करके रेमेडी दे पाए। दिस शुड बी द एम ऑफ असेसमेंट, ठीक। तो ए ऑप्शन है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है, तो इस बात को हमें समझना है। ये हमेशा बच्चे की गलतियां हो या फिर बच्चे का असेसमेंट हो, वो इसलिए होता है ताकि फीडबैक मिल सके, इंप्रूवमेंट का पता चल सके, प्रोग्रेस का पता चल सके। इसीलिए हम क्या कराते हैं? असेसमेंट कराते हैं। प्रोग्रेस का पता चल सके, इंप्रूवमेंट हो सके, फीडबैक मिल सके, रेमेडी दे सके, गैप्स का पता लग सके, इसलिए आकलन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो जजमेंट के लिए होता है वो क्या कहलाता है? समेटिव असेसमेंट, और जो फीडबैक के लिए या गैप का पता करने के लिए वो फॉर्मेटिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बालक को अधिगम में किस विधि द्वारा सहायता प्रदान कर सकती हैं? यानी एक टीचर हैं, वो किस मेथड का इस्तेमाल करें विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए? विजुअली इंपेयर्ड मतलब देखने में जिसको दिक्कत है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, श्रव्य माध्यम से, दृश्य माध्यम से, यानी थ्रू ऑडियो और थ्रू विजुअल। तो भाई देख करके या सुन करके? तो जिस बच्चे को देखने में पहले ही दिक्कत है तो उसको क्या दिखाओगे? उसको सुनवाइए, आप ऑडियो का सहारा लीजिए। और अगर ऑडियो से भी बेटर ऑप्शन यहाँ टैक्टाइल मटेरियल लिखा होता, जिनको छू करके समझने वाली बात अगर हम करते तो वो हो जाता, ठीक। या फिर अगर हम कहते हैं टैक्टाइल मटेरियल या ब्रेल लिपि, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे बेहतर ऑप्शन क्या है? ऑडियो, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है, ठीक। तो आप क्लियर बोलिए, क्लियर उसको आगे बिठाइए और ऑडियो वगैरह का यूज कीजिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे नया लगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एनसीएफ 2005 हैज डायरेक्टेड टू स्टार्ट डैश सेशन इन स्कूल्स टू फैसिलिटेट ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ हेल्दी मैनर। यानी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हेल्दी मैनर में बढ़ावा देने के लिए एनसीएफ क्या कहता है कि किस चीज को शुरू किया जाए स्कूल्स में पढ़ाना या क्लासेस लेना? मैं आपके सामने पोल दे देती हूँ ताकि आप जवाब दे पाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सो जाइएगा, टेंशन लीजिएगा मत, जितना आपने पढ़ लिया उतना इनफ है। आपने अगर 5 मैराथन भी देखी हुई है तो भी इनफ है। अब तो यही मान के चलो जो आपको आता है वो इनफ है, और आपको वहां अपनी सूझबूझ से उत्तर तक पहुंचना है, जो कि उन 4 ऑप्शंस में से ही एक होगा, ठीक है। आप लोग इतनी रात को 12 बजे भी अगर 7,500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये अचानक से लाइव है। देखिए ए को कह रहे हैं आप 60%, योग और ध्यान सत्र, करियर परामर्श सत्र, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र, या सांस्कृतिक गतिविधि सत्र। बताइए एक बार, बताइए एक बार। सब अलग अलग आंसर्स इसमें दे रहे हैं। इसमें जो आंसर्स हैं वो सबके ही अलग अलग हैं, ठीक है। अब बात हो रही है एनसीएफ 2005 हैज डायरेक्टेड टू स्टार्ट सेशन इन स्कूल्स टू फैसिलिटेट ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ हेल्दी मैनर। अब इस बात को ये ध्यान में रख रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने क्वेश्चन बनाया है तो ज्यादा चांसेस हैं कि इस बात के साथ हम जा सकते हैं, बट चांसेस ये भी हैं कि ये वोकेशनल को फोकस करें, ठीक है। क्योंकि हेल्दी मैनर मतलब जो इनकी भाषा से लग रहा है वो ए है। इस क्वेश्चन को लेके मैं भी श्योर नहीं हूं, बट मैं ए के साथ जाऊंगी अगर मैं आपकी जगह होंगी, ठीक है। इस पे चर्चा अब कभी और ही होगी, अभी मुझे भी अभी शाम को ही क्वेश्चंस आए मेरे पास भी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारे हिसाब से। इसमें चांसेस हैं कि एक गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
विच इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, निर्देश हैं किसके, एनसीएफ 2005 के। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो कौन सा एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, ये पूछा है सिंपली हमसे। देखिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा, कौन सा एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, ये पूछा है, दीजिए जवाब। कौन सा एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, हाँ बिल्कुल सही है, रियल लाइफ से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रटने से अलग हटना, यानी आप रटने पे फोकस ना करें, रटने पे फोकस ना करें, ये बात भी सही है। रोट मेमोराइजेशन से दूर लेके जाना है, रट्टे से दूर लेके जाना है। फिर क्या है, विद्यार्थियों में अंक गणितीय क्षमता, यानी अर्थमेटिकल एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। अच्छा, मे बी लोचदार परीक्षा प्रणाली, यानी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जो आपका परीक्षा की प्रणाली है, यानी एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो सी ऑप्शन एक ऐसा है जो मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स में नहीं है, जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, बाकी सभी हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें कोई भी डाउट हमें नहीं है। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर ध्यान में रखिएगा, एनसीएफ के ज्यादातर क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखिए एक बार, ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं आपके सामने, मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको शो कर देती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ, पहला क्या है कि आप बच्चे की लाइफ जो स्कूल के बाहर है, यानी रियल लाइफ से जोड़ दो स्कूल में या क्लासरूम की लर्निंग को। ठीक, आप क्या करें, करिकुलम को एनरिच करो ताकि बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाया जा सके, यानी टेक्स्ट बुक के बाहर भी एक दुनिया है, तो उसको एक्टिविटीज से जोड़ो। करिकुलम में और भी चीजें शामिल करो, सिर्फ किताबें 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 ना हो, एक्टिविटीज हो, और भी 70 तरह की चीजें हो। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज की, तो ये है नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन दी डेमोक्रेटिक पॉलिटी। एक कंट्री के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम तैयार कर सकें, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनमें ला सकें। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मेकिंग एग्जामिनेशंस फ्लेक्सिबल। एग्जामिनेशंस क्या बन सके, लचीले बन सके, ऐसा ना हो बच्चा डरे एग्जामिनेशन से, तो अलग अलग तरीके से लिए जा सके। फिर है आपका 5th, जो कहता है कि शिफ्ट, रोट लर्निंग से शिफ्ट करना है, रट्टे नहीं लगवाने, रियल लाइफ से जोड़ना है। क्या करना है, रियल लाइफ से जोड़ना है। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कुछ 20 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 says why are errors important as per NCF 2005। NCF 2005 के अकॉर्डिंग एरर्स क्यों महत्वपूर्ण हैं, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, बस ऑप्शंस चेंज हैं। एन इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासिफाइंग द ग्रुप्स, provides a way of teaching to children, provides an insight into the thinking, या provides space for some children। देख रहे हो, सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, एरर से क्या मिलता है, बच्चे की थिंकिंग में विंडो मिल जाती है, हमें झांकने का मौका मिल जाता है, इनसाइट्स मिल जाते हैं कि बच्चा सोचता कैसे है, ये उसकी गलतियां बता देती हैं, उसके एरर्स कैसे हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि बच्चे ने किसी चीज को कैसे समझा, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, और वही हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, या कोई दर्द परेशानी समस्या इस बात को समझने में हो रही हो मुझे तो बता दो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिल्ड्रन स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैव बीन एनरोल्ड इन द प्राइमरी लेवल क्लास सच अ सिचुएशन। यानी प्राथमिक स्तर की कक्षा, यानी 1 से 5 की बात हो रही है, और 1 से 5 की कक्षा में भिन्न भिन्न परिवेश के अलग अलग एनवायरमेंट से आने वाले बच्चे हैं, और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, एनवायरमेंट भी अलग अलग है और भाषाएं भी अलग अलग हैं। नामांकन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इससे उनकी जो लर्निंग है वो हिंडर होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा, या फिर मैं कहूं विल एक्ट एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स इन लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि भाषाई विकास में अनमोल संसाधन के रूप में। बिल्कुल, बच्चा जो भी लेके आता है, चाहे वो उसकी भाषा हो, चाहे वो उसका बैकग्राउंड हो, चाहे वो उसका कल्चर हो, वो सब अच्छा होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ये एक रिसोर्स के रूप में काम आएगा कि सब मिलके अलग अलग विभिन्नता में एकता की बात कर पाएंगे। ठीक है, टीचर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बस बहुत बड़ी समस्या करेगा ऐसा नहीं है, जटिल चुनौती है ऐसा नहीं है। बात क्या है, बात यह है कि हमको इसको रिसोर्स के रूप में यूज करना है, हमें एक संसाधन बना करके इसको यूज करना है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को उनको मिलेगा, हमें इसको एक संसाधन के रूप में मानना है। आगे बढ़ेंगे, लाइक शेयर करते रहो खुशी खुशी, अब तो कोई बात नहीं, रीड तो जितना हुआ है हुआ ही है। मैं तो, मेरी कोशिश है जितना भी मैं करा पाऊँ। आज तो मैंने इतने सारे सेशंस प्लान किए थे, 3 तो लिए भी हैं, बट शाम के 2 सेशंस मेरे डिस्टर्ब हो गए, इवन ये तीसरा है, 6-7 सेशन आज मुझे लेने थे। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन दी ब्रेन, ब्रेल होगा ये, इन दी ब्रेल स्क्रिप्ट, इन दी ब्रेल स्क्रिप्ट। अगर हम बात करें ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, अब ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, पहले ईवीएस में पूछा, इस बार मे बी सीडीपी में पूछ लिया हो,
है ना। तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए। कितने पॉइंट्स होते हैं? 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होती है ये, ठीक है। इसमें जो अक्षर बनेंगे वो 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होंगे। 1 2 3 1 2 3 6 पॉइंट्स पे। किसने दिया था ब्रेल लिपि को? तो आप कहेंगे लुई ब्रेल ने। लुइस ब्रेल कह देते हैं, एक व्यक्ति थे जो उनकी बचपन में ही आंखों में एक टूल लग गया था। उनके फादर जो है वो कारपेंटर या कुछ इस तरह के थे, और इन्होंने 1824 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये ब्रेल लिपि को इन्वेंट किया, जिसको टच करके पढ़ा जाता है। क्या करके पढ़ा जाता है? ब्रेल लिपि को टच करके पढ़ा जाता है। टेक्टाइल मटेरियल है, छू करके पढ़ा जाता है। किसके लिए काम में आती है? जो लोग देख नहीं सकते, विजुअली इंपेयर्ड हैं या ब्लाइंड हैं, ठीक है, जिनको देखने में कोई समस्या है, विजुअल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कुछ तो रिपीट होंगे ही प्रीवियस ईयर से, लेकिन देख रहे हो भाषा में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट व्हाट स्टेज डू सिंबॉलिक प्ले एग्जिस्ट या कम्स, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं बच्चे? प्रतीकात्मक खेल मतलब मान लीजिए एक रिमोट है, उसको फोन बना लिया, उसको प्रतीक के रूप में यूज कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर खेल रहे हैं, ये सब क्या है? सिंबॉलिक प्ले की अगर हम बात करें तो ये सारे जितने भी टाइप के प्ले ज्यादातर आ जाते हैं कब? प्री ऑपरेशनल में। ज्यादातर प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, गत्यात्मक जन्म से 2, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 14, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगर पूछेगा तो आप कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल में, अमूर्त चिंतन। अगर कॉन्क्रीट पूछेगा तो आप कहेंगे मूर्त में, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। लॉजिक कब आता है तो आप कहेंगे कॉन्क्रीट में। एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा तो औपचारिक संक्रियात्मक, और ये लिखा होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, तब सेंसरी मोटर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या तो नहीं है इस बात को समझने में। ए ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बालक में निम्न योग्यता बताई जा सकती है। अब ये मल्टीपल इंटेलिजेंस से इस बार 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो कृपा करके इसको ध्यान में पढ़ के जाइएगा। मेरी जो मैराथन सेशन है आप सर्च भी कर लेंगे। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में 8 प्रकार की बुद्धि, पहले 7 दी थी, फिर 8 दी है, अभी बढ़ गई है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 ही है। फ्रेम्स ऑफ माइंड, हार्वर्ड गार्डनर का ये है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें वो कहते हैं कि सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है, अलग अलग क्षमताएं हो सकती हैं सीखने की, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर, ठीक। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इसका एक पार्ट है। और अगर मैं बात करूं काइंस्थेटिक, जिसमें बॉडीली काइंस्थेटिक होता है, इसके अलावा म्यूजिकल इंटेलिजेंस इसका पार्ट है। इसके अलावा इसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सब हैं। यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन, माय फ्रेंड सोनम दुबे रिकमेंडेड मी, लेट्स लर्न, थैंक यू बोथ। आकाश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिसके भी रिकमेंडेशन से, किसी दोस्त, यार, भाई बहन, रिश्तेदार, जिसके भी रिकमेंडेशन से आप लेट्स लर्न से जुड़े हैं, आपको फायदा हुआ है। मेरी कोशिश तो पूरी है कि आपको फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना। देखिए इस बार मेरी तबीयत ने बराबर साथ नहीं दिया, नहीं तो मेरी कोशिश बराबर चल रही है अभी भी। देखिए एक बार, कैन बी परफॉर्म्ड इन एबिलिटीज थ्रू मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये बात यहाँ सही लग रही है कि बहुबुद्धि के द्वारा योग्यताओं में निष्पादन किया जा सकता है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग अच्छे हो सकते हैं। बाकी के ऑप्शन हमें पता नहीं, बट हमें ध्यान रखना है कि लोग मोर देन वन वे में बेहतर हो सकते हैं, या इन मैनी वेज लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की बुद्धि लोगों में हो सकती है। इसका जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इसके एम्पेरिकल एविडेंस कम है, और दूसरा कि आईक्यू टेस्ट के द्वारा इसको मापा नहीं जा सकता, या ये मियर टैलेंट्स भी हो सकते हैं। इसको क्रिटिसाइज किया गया है इन बातों पे कि 8 प्रकार की बुद्धि की जगह ये 8 प्रकार के कुछ टैलेंट्स भी तो हो सकते हैं। अब है 13th क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास होता है। अब ये भी कंप्लीट नहीं है हमारे पास क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इज, मैं चाहती तो कुछ भी टेढ़े मेढ़े ऑप्शन आपके सामने लिख सकती थी यहाँ, ठीक। अगर हम बात करते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार मॉरल डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, देखो स्टेजेस यूनिवर्सल होती हैं, बाकी कल्चर का प्रभाव पड़ता है, तो ये सही हो सकता था। लेकिन अगर ऑप्शन में कॉन्टेक्स्ट या एज पर कॉन्टेक्स्ट दिया होता, तब एज पर कॉन्टेक्स्ट होता, क्योंकि जिस संदर्भ में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है किस पे? मॉरल रीजनिंग पे या मॉरल डेवलपमेंट पे। या फिर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव मैच्योरिटी, उसका भी प्रभाव पड़ता है किस पे? मॉरल डेवलपमेंट पे, संज्ञानात्मक परिपक्वता का, क्योंकि एज के साथ बच्चे की परिपक्वता संज्ञान की अलग होगी, और उसी हिसाब से उसकी फिर मॉरलिटी भी चेंज होती जाती है, ठीक। तो
अगर ऑप्शन में सिर्फ यही सबसे बेहतर था तो सार्वभौमिक लिखेंगे, पूरी दुनिया में स्टेजेस सेम होंगी। लेकिन अगर ऑप्शन में से बेहतर ऑप्शन था एज पर कॉन्टेक्स्ट या कॉग्निटिव मैच्योरिटी जैसा कुछ दिया था, तब सिंपल है आंसर वो हो जाएगा। तो आपको ये तो पढ़ के ही जाना होता है, वैसे भी पहले भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लगा मुझे। बिफोर गिविंग स्पीच ऑन टीचर्स डे, रमन प्रैक्टिसेस by giving speech in front of mirror. Vygotsky described this activity as. देखिए एक बार, अगर हम बात करें शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले, रमन एक बच्चा है जो दर्पण यानी शीशे के सामने अब भाषण देने का अभ्यास करता है। जैसे आपकी भी कोई स्पीच होती होगी तो आप मतलब बात करते होंगे घर पे, शीशे के सामने एक बार प्रैक्टिस कर ली कि हेलो फ्रेंड्स दिस इज हिमांशी, है ना, इस तरह से। ठीक, तो वाइगोस्की ने इस गतिविधि को क्या कहा है? तो वाइगोस्की सिंपल सी बात है, खुद से ही बातें कर रहे हो शीशे में देख के, तो ये निजी भाषण है या प्राइवेट स्पीच है ना। और ये कब से कब तक होती है, याद आ रहा है कुछ? ये होती है कुछ 3 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक, फिर 6 से 7 के बाद आपकी साइलेंट इनर स्पीच, और 2 साल तक सोशल स्पीच, जिसको सामाजिक वाक कहते हैं। डिस्टॉर्टेड की कोई बात इन्होंने नहीं की। मेक विलिंग ईगोसेंट्रिक की बात कौन करते हैं? पियाजे करते हैं, ना कि वाइगोस्की। इसी प्राइवेट स्पीच को उन्होंने ईगोसेंट्रिक कहा है। ठीक है, ये 2 से 7 तक भी चल जाती है, कई बार 3 से 6 मेनली है। ठीक, 3 से 6 मेनली है, नहीं तो 2 से 6 भी लिख सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। The temporary assistance that a parent provides to a child for a task until the child cannot do so on his own. मतलब वह अस्थायी सहयोग, टेम्परेरी हेल्प, बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाया है अलग अलग सेशंस में, जहां पे भी आपने पियाजे वाइगोस्की मेरे द्वारा पढ़े होंगे, मेरे साथ पढ़े होंगे। टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद, तब तक मदद की जाएगी जब तक वो स्वयं नहीं करने लग जाता। ठीक है, मुझे अपने भाई को ये सिखाना था कि पोल कैसे लगाते हैं, तो वो क्या हुआ, मैंने उसको थोड़ा सा उसको पता था, थोड़ा सा मैंने उसे दिखाया और बताया हल्का सा, अब उसको खुद आ गया। तो मैंने हेल्प कब तक की? जब तक वो खुद नहीं कर पा रहा था, तो उसको हिंट दे दी, मतलब स्कैप फोल्डिंग दे दी। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्करेंट लर्निंग, सहगामी जैसा यहाँ कुछ नहीं है, बात होगी स्कैप फोल्डिंग की। आधारभूत सहायता या पाड़, स्कैप फोल्डिंग। टेम्परेरी हेल्प, जैसे साइकिल चलाना जब सीखते हैं, पीछे से कोई पकड़ता है, तब तक पकड़ता है जब तक आप खुद नहीं चलाने लग जाते। ठीक, तो ये टेम्परेरी हेल्प है जो कोई आपको सहयोग देने के लिए कर सकता है जब तक आप स्वयं ना कर पा रहे हो किसी चीज को। ये ZPD तो एक दायरा है जिसमें ये टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। ठीक है जी, कोलैबोरेटिव होता है जब 2 लोग 4 लोग साथ में मिलकर के सीखें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिनका 17 को पेपर है उनकी डेट अभी आई नहीं है, पता लग जाएगा, आपके एडमिट कार्ड चेक करते रहेगा या फिर नोटिस आ जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज, वैसे नोटिस ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी? कौन सी कहानी से प्रगतिशील शिक्षा संबंधित आपको लग रही है? प्रगतिशील शिक्षा किस कहानी से संबंधित लग रही है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, यानी टीचर्स आर द एनफोर्सर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। नहीं, अथॉरिटी जैसा आपको यहाँ शब्द इस्तेमाल नहीं करना। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, यानी नॉलेज स्टेम्स फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन। यानी जब बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, यही तो कहती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करती है, अगर आपको याद आ रहा हो जॉन डुई की बात, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, अगर आप बैचेस में भी थे तब भी आपको यही बात याद आ रही होगी। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने को प्रमोट करती है। आगे बढ़ेंगे, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ मार्ग पर चलता है, यानी लर्निंग फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट कभी नहीं हो सकती लर्निंग, ये लीनियर नहीं होती, बल्कि क्या होता है, कर्व्स होते हैं इसमें, है ना, ये स्पाइरल हो सकती है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और वाह है, द एग्जाम इज क्राइटेरियन रेफरेंस की, हाँ बात ही नहीं हो रही। क्राइटेरियन होता है जैसे सीटेट है, 90 मार्क्स लाए पास हो गए। नॉर्म होता है जैसे आपको D++ वगैरह है जिनमें परसेंटेज मैटर करेगी, उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर सही था कि बच्चा जहां एक्टिव है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस अगर बच्चे को मिले और सहयोग मिले, कोऑपरेशन मिले, तो वो बेहतर सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID बोलते हैं इसको, यानी बौद्धिक स्तर पे कोई दिक्कत है, मेंटल लेवल पे कोई दिक्कत है। ठीक है, मेंटल लेवल पे कोई दिक्कत है, मानसिक क्षमता में कोई दिक्कत है, मेंटल एबिलिटी में कोई दिक्कत है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, कोई कह रहा कल पेपर होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, मुझे तो नहीं लगता कि ना होगा, बिल्कुल होगा, मेरी तो पूरी उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है? एग्जाम्पल कौन सा एक है? ठीक, डिस्लेक्सिया, ये बौद्धिक क्षमता का नहीं होता, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये नहीं बच्चे के दिमाग में कोई कमी है, मेंटल या बौद्धिक स्तर से, इंटेलेक्चुअल स्तर से इसका कोई संबंध नहीं है। ADHD अगेन। ठीक, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD में ऐसा होता है कि बच्चे का दिमाग प्रभावित हो सकता है। ठीक,
देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है हमें ये जिन्होंने भी भेजा है थोड़ा बहुत उनको याद करने में दिक्कत हो गई हो। पूछा हो क्वेश्चन में लर्निंग डिसेबिलिटी लिखा होगा तो डिसलेक्सिया आंसर करोगे। अगर लिखा होगा मेंटल डिसऑर्डर संबंधित कुछ तो ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, वो हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप बैकवर्ड कम्युनिटी वर सेंट टू अदर प्लेसेस ड्यू टू सम रीजन। यानी एक ग्रुप है जो डिसएडवांटेज्ड है, इस बच्चों को, वंचित समूह के बच्चों को इधर उधर भेजा गया अलग अलग जगह पर। अब उनको दोबारा से स्कूल जाना है, उनकी जगह चेंज होती रहती है, ये लोग मूव करते रहते हैं, जो इनकी ट्राइब्स होती हैं। तो इस केस में आप बच्चों के लिए क्या करेंगे ये पूछ रहे हैं, फटाफट से बताइए। लाइक शेयर करो यार, 10,000 लोग जुड़ गए हम लोग इतनी रात को 12 बजे। देखिए एक बार, अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, बाय एनकरेजिंग देम टू एडजस्ट टू दैट सिचुएशन नेचुरली। अगर ये बेस्ट ऑप्शन होगा बाकी चारों में तो इसके साथ चले जाएंगे कि भाई नेचुरली उनको एडजस्ट होने का मौका देंगे, नहीं तो उनको इंटरेस्ट को बढ़ावा देंगे, उनको सीखने का मौका देंगे, उनको एक्टिव रखेंगे। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो हमारे पास बाकी के 4 ऑप्शन है नहीं, बट मुझे लग रहा है ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यदि बाकी के ऑप्शन इससे कमजोर होंगे। तो इस स्थिति में आपको बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा जो आपको इससे कमजोर लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले थ्रेड्स मिलने लग गई, अपडेट तो लग के बाद में निपटा है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो हम सिर्फ 20 करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, विशेषता या फीचर किसका, प्री ऑपरेशनल स्टेज का। सिंबॉलिक गेम या सिंबॉलिक प्ले, अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तर्कपूर्ण चिंतन या वस्तु स्थायित्व। तो इन सबको ध्यान में रखिए। हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये ना पूछ के ये पूछ ले कि वस्तु स्थायित्व कब आएगा, आप कहेंगे गत्यात्मक अवस्था यानी सेंसरी मोटर में जन्म से 2 वर्ष में वस्तु स्थायित्व आता है। इसमें कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए, नहीं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज पढ़ाई जाएगी, अब पढ़ भी लेंगे आप गलती से कंफ्यूजन से। तो ये वस्तु स्थायित्व जन्म से 2 में आता है। तर्कपूर्ण चिंतन जो है, ये तर्क गलत लिखा है, तर्कपूर्ण चिंतन जो है यानी लॉजिकल थॉट या इंडक्टिव रीजनिंग सबसे पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। ठीक, अमूर्त चिंतन 11 से 14 में आता है, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। लास्ट वाली SPCF से याद रखना होता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक प्ले ये आ जाता है 2 से 7 वर्ष यानी प्री ऑपरेशनल में। यही हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। तो सिंबॉलिक गेम की अवस्था कौन सी हुई, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ट्रेन में हूं, कल पेपर देने जा रहा हूं, भगवान करे आपका जो ये संघर्ष है ये काम आए और आप बहुत ही बेहतरीन इंसान बन के निकले और देश में भी जो योगदान है अपना एक टीचर के रूप में वो अच्छा दे पाए, किसी भी सेंस में दें वो। फिर उसका मतलब ये नहीं होता कि एक सरकारी नौकरी के ही थ्रू, बट आप योगदान दे पाए टीचिंग में। और अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट के थ्रू भी जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बच्चे हैं जिनको ज्यादा जरूरत है ना, आप उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, द फॉलोइंग एबिलिटीज कैन बी स्टेटेड इन द चाइल्ड। किन एबिलिटीज को स्टेट किया जा सकता है, तो योग्यता में विश्वास किया जा सकता है, एबिलिटी टू बी बिलीव्ड, कि हाँ बच्चे की अलग अलग क्षमताएं हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी है, बट ये बाकी के ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे हमें ये कहना है कि अ चाइल्ड कैन लर्न इन मोर देन, इन मैनी वेज भी लिख सकते हैं भाई, अलग अलग ढंग से अलग अलग बच्चे सीख सकते हैं, अलग अलग एबिलिटीज उनमें पाई जा सकती हैं। इसीलिए 8 प्रकार की इंटेलिजेंस का टाइप MI ये आपका Xiaomi नहीं है जिसके फोन आते हैं, दिस इज मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत बाय हार्वर्ड गार्टनर। ठीक है, तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो मुझे मिल पाए बेस्ट पॉसिबल बिल्कुल सटीक रिसोर्सेज से। अदरवाइज मैं चाहूँ तो आपको 10 क्वेश्चन इसमें और ऐड करा सकती हूँ, बट उसका पॉइंट नहीं है। इसमें क्या हुआ होगा, एक तो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से 2-3 क्वेश्चन आ गए होंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से 1-2 क्वेश्चन आए होंगे जो इसमें नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा और 2-4 क्वेश्चन आ गए होंगे बाकी टॉपिक से मिल मिला के, जैसे कोहलबर्ग का जो क्वेश्चन है हमने किया था वैसे इसमें था, वाइगॉस्की भी था, पियाजे भी था इसमें। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट का, एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है। तो यही 2-3-4 टॉपिक हैं जो इसके अलावा बचते हैं, उनसे एक क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं है पेपर। आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर है, सिलेबस से बाहर नहीं है। ये PDF अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर जरूर कर दूंगी, है ना। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो एक तो सिलेबस पे फोकस, दूसरा अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरी जो मैराथन सेशन है CDP मैराथन बाय हिमांशी सिंह, या वन शॉट भी अगर आपने की होगी, ये 4 घंटे की है, बड़ी है,
अगर आप ये देख पाए 4 घंटे का समय हो तो बिल्कुल देख जाइए, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ना आया है अब तक के मुझे जितने भी रिव्यूज मिले हैं। ये आप सर्च कर लीजिए CDP मैराथन बाय हिमांशी सिंह। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दूसरी एक चीज है जो CDP इन 1 शॉट कराई थी, अगर कम टाइम है तो 1-1.25 घंटे की वो वीडियो देख जाओ, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल या परसों में करा दूंगी। और जिनको क्वेश्चंस कुछ याद रह जाए, उनको लगे कि किसी को शेयर करने हैं तो आप कर दीजिएगा। रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट। कोई कह रहा है मेंटल डेवलपमेंट क्या पूछ रहे हो, बताओ मुझे क्या कह रहे हो, मेंटल डेवलपमेंट का क्या पूछ रहे हो? बस में हूँ, 21 को एग्जाम है पटना में। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। हैप्पीस्ट बर्थडे। मेरा बर्थडे आज नहीं है यार, कराऊंगी पेडागोजी भी SST की, बट आपका पेपर निकल जाएगा तब तक मैं जल्दी कराने की कोशिश करूंगी। हिमांशी मैम से बेस्ट CDP कोई नहीं पढ़ा सकता, बेस्ट चैनल इन दी यूट्यूब। अच्छा, धन्यवाद आपका। आप ऐसा समझते हैं, मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं खुद से बेहतर कर सकूं हर दिन, आपको समझ में आ जाए चीजें। बाकी मेरा कंपटीशन ना कोई था डे 1 से, ना आज है, और ना मैं कंपटीशन के लिए काम करती हूँ, है ना। तो ये आप लोग का अच्छा सपोर्ट है कि हम लोग अच्छी स्थिति में हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन में है ना। मैं कभी ये टैग्स लेके चलती हूँ। मैंने देखा है कई सारे चैनल्स तो अपने आप ही नंबर 1 खुद को, कुछ भी मतलब क्या यार, भगवान हो आप, हैं। तो वो सब नहीं है दिमाग में। और फोकस इसी बात पे कि कैसे मेरे थ्रू कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ पाए, हम पैशन की बात कर पाए टीचिंग में। और ऑल द बेस्ट, है ना। फोकस खुद पे कीजिए। आप कल से बेहतर हुए या नहीं, ये आपका फोकस होना चाहिए। आप किसी और से बेहतर हुए या नहीं, ये आपका उद्देश्य नहीं है ना। नहीं तो जिंदगी बस रेस में कट जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग होते हैं जो परेशान भी करते हैं कई बार और दिक्कत भी देते हैं, बट वो एट टाइम्स आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन उनसे नहीं है, खुद से ही है। ठीक है। CDP का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, सिलेबस का एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऐसे तो, बट चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग मिला के 4 क्वेश्चन मिनिमम। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका डेवलपमेंट से 3-4 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, बेसिकली आप सिलेबस में ना ज्यादा चीजें छोड़ नहीं सकते। या तो वो जो अभी 1-1.25 घंटे की मैराथन उस दिन की थी वो देख लो। यू कांट, सिद्धार्थ मिश्रा कह रहे हैं, यू कांट इवन इमेजिन हाउ अमेजिंगली यू हैव हेल्प्ड मी मैम, यू आर मोर देन एन आइडियल टू एवरी पेडागोजी स्टूडेंट, मे गॉड ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ मिश्रा। और बिल्कुल मैं खुशी होती है मुझे, आज ये नया बोर्ड लगा है और कुछ सेटिंग्स हुई हैं और कुछ आगे होने वाली है, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे यही चीज देती है कि हम लोग इतना बेहतर कर पाए लाइफ में कि अभी कोई भी अपग्रेडेशन की जरूरत होती है स्टूडियो में या कुछ भी, तो हम आसानी से कर पाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब ये चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है, और आप लोगों को पेपर में हेल्प हो पाती है। ये 2 चीजें जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आप लोग का फीडबैक। चीजें तो साधन है, ये तो समय के साथ चेंज होते रहते हैं, और पहले इनके लिए भी स्ट्रगल थी, एक टाइम ऐसा था। तो ऑल द बेस्ट। मेरी इस बार तबीयत थोड़ी सी ढीली रही, बट प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आपको बराबर हेल्प मिली होगी। फिर भी मैंने एंड मोमेंट पे कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके, अब और भी बढ़ा दूंगी सेशंस। आज भी 4 सेशन हमारे हो चुके हैं। चलिए, ध्यान रखिए, टेक केयर। कल आप पेपर देके आइए, फिर कुछ ना कुछ करेंगे, या तो मैथ्स पेडागोजी का कल मॉक टेस्ट करेंगे, और अगर कल सही टाइम पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं करा दूंगी। बाकी पता कुछ नहीं है, सीटेट क्या पता नोटिस जारी कर दे, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट। आप, ये पेपर तो जस्ट एक बहाना है आपको लाइफ की कठिनाइयों से रूबरू कराने का, है ना। ये तो जस्ट बहाना है, लाइफ तो बहुत इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है। पेपर आते जाते रहते हैं, लाइफ में एग्जाम्स है, एग्जाम्स में लाइफ नहीं है। बहुत ज्यादा टेंशन लेना मत, अपनी तरफ से बेस्ट करके आना। जिंदगी खत्म नहीं हो रही, होती रहेंगी चीजें, ठीक है। चलो, ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सो जाओ, कल मिलते हैं।